यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चंस की। तो मैं आज जो लेके आई हूँ वो जो है 2019 का जो है एग्जाम है। ये 2019 के अंदर जो एग्जाम हुआ था ये उसका है पीजीटी लेवल पे, उसकी साइकोलॉजी है। पहले सभी हम प्रीवियस ईयर्स के पीजीटी लेवल के करेंगे, उसके बाद जो टीजीटी लेवल के, उसके बाद जो है टीजीटी लेवल के, पीआरटी लेवल के हम जो है जितने भी एग्जाम हुए हैं और उनमें जैसी साइकोलॉजी आई है उनको करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी को हम। तो गाइस उससे क्या होगा, तो आपको एक्चुअल जो एग्जाम का लेवल होता है उसका पता चल जाएगा, ताकि आप ये देखें कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसको डेप्थ में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या उसके किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक्चुअल लेवल का भी पता चल जाएगा एग्जाम का, और उनको कैसे हैंडल किया जाता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये है कि कई बार क्या होता है कि हम बिल्कुल इजी चीजें पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम का एक्चुअल डेप्थ क्या है उसके लिए हमें जो है रियल एग्जाम को ही देखना होता है। तो गाइस हम अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, और इसके साथ साथ आपको ये भी बेनिफिट हो जाएगा इसके अंदर जो टॉपिक आए होंगे, यानी जैसी क्वेश्चनिंग हुई है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप साथ साथ रिविजन में आते रहेंगे। तो अगर आपको पहले से नॉलेज है तो एक किस्म से आपकी रिविजन हो जाएगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो मैं अपनी क्लास जो मेरी एस्टेट की चली हुई है उसमें मैं साइकोलॉजी करवा रही हूँ, तो उसमें भी मैं जो है बाइलिंगुअल करवा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रही हूँ। तो उसका बेनिफिट ये है, जैसे मैं अपने स्टूडेंट को बोलती हूँ जो मेरे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि दोनों लैंग्वेज में आना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारा पेपर जो है वो भी जो है बायलिंगुअल है, तो बायलिंगुअल है तो हमें हिंदी में दिक्कत है क्योंकि इसकी जो टर्मिनोलॉजी होती है हिंदी के अंदर थोड़ी सी टफ होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश को समझना इजी होता है साइकोलॉजी के अंदर हिंदी के बजाय, लेकिन आप दोनों तरीके से समझिए जैसा आपके सामने, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में लिखा होता है, तो जहां आपको कंफर्टेबल हो वही समझिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में हमें वो वर्डिंग क्लियर नहीं होती और इंग्लिश में वो क्लियर हो जाती है। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अब ये कह रहा है कि पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना या सुसाध्य करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो गाइस यहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अधिगम का स्थानांतरण, यानी ये टॉपिक किससे क्वेश्चन उठाए हुए हैं, अधिगम के स्थानांतरण से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहाँ पे जो है ये देखिए इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो यानी कि ये टॉपिक है हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना होगा, और एक किस्म से ये कौन सा है, ये पूछा गया है कि ऊपर एक डेफिनेशन टाइप देके और ये पूछा गया है, यानी पहले तो एक प्रॉपर वर्डिंग दी है कि पूर्व अधिगम द्वारा, यानी जो पहले की नॉलेज है उसके द्वारा जो वर्तमान में आप सीख रहे हो उसको, जैसे यहाँ पे सुसाध्य वर्ड लिखा हुआ, तो अगर हम इसका इंग्लिश में देखें तो फैसिलिटेट होता है गाइस। तो फैसिलिटेट एक अकॉर्डिंग टू मी ये जो है इजी वर्ड है सुसाध्य की बजाय, या फैसिलिटेट का मतलब होता है उसको कंफर्टेबल बनाना या उसको आसान करना, ये मीनिंग होता है। तो ये कह रहा है कि पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को घनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना, ये मतलब कौन से जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ कह रहा है योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सुसाध्य करना, तो योग संक्रिया यानी कि एडिशन की जो है, एडिशन हेल्प करे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हिंदी इंग्लिश को साथ लेके चलेंगे तो मतलब दोनों को चीजों को समझने में इजी होता है। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा जो है अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है, यानी वो कौन सी टाइप है अधिगम के स्थानांतरण की, जिसमें हम पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को घनात्मक रूप से सुसाध्य बनाते हैं। और फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है, यानी वैसे तो सारे ही हम जो अधिगम का स्थानांतरण करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी जो पूर्व नॉलेज है, स्थानांतरण का मतलब ये होता है गाइस कि जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है उसका हम ट्रांसफर करते हैं आगे। तो यानी कि नई नॉलेज को सीखने में या तो वो जो है, या अभी यहाँ पे धनात्मक बोला यानी पॉजिटिव बोला, एक नेगेटिव भी ट्रांसफर होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव वो होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, यानी पुरानी नॉलेज आपको नई नॉलेज लेने से रोकती है, तो उसको बोलते हैं
नेगेटिव ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बोला है। तो पॉजिटिव ये है कि आपकी पूरे जो पुरानी नॉलेज है वो नई नॉलेज को गेन करने में आपकी हेल्प करती है। तो यहाँ पे एक, वैसे तो सारा ट्रांसफर का यही होता है, जब पॉजिटिव लिख दिया तो ये सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है कि योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना या सुसाध्य करना, यानी कि एडिशन के जो है, एडिशन आपकी हेल्प करे किसमें, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो इस दिगम स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल जो ऑप्शन डाले हैं, ऊर्ध्वाधर है और जो है अनुक्रमिक, पार्श्विक और जो है द्विपार्श्विक। तो ये क्या है गाइस, ये जैसे ऊर्ध्वाधर को वर्टिकल बोला जाता है, सिक्वेंशियल बोला सेकंड ऑप्शन है, लेटरल है और बायलेटरल है। जैसे आपको जहां से इजी लगे वहां से कीजिए। जैसे वर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल क्या होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है। तो आपकी जो वर्टिकल लाइन होती है वो ये होती है, यानी सीधी खड़ी लाइन होती है। इसमें क्या करते हैं कि भाई आपको जो है, जैसे एक बच्चे ने जो है मैं फिफ्थ क्लास से ले लेती हूँ, मान लीजिए फिफ्थ क्लास में कुछ सीखा, तो उसकी नॉलेज उसको जो है सिक्स क्लास में आगे सीखने में हेल्प करेगी। फिर सिक्स क्लास में जो सीखा उसकी नॉलेज उसको सेवंथ क्लास में सीखने में हेल्प करेगी। तो ये क्या होता है, सीधी खड़ी लाइन में ऊपर की तरफ बढ़ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है। आप जो है यहाँ पे क्या बोला है, जैसे सेकेंड है अनुक्रमिक। अनुक्रमिक का जैसे इंग्लिश में अगर देखो सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल यानी कि सिक्वेंशियल का मीनिंग होता है कि सीक्वेंस में आना कोई चीज, यानी क्रम से अनुक्रम, जैसे कि क्रमिक लिखा हुआ या अनुक्रमिक या क्रमिक यानी क्रम से कोई चीज होना। तो सीक्वेंस टाइप ये वर्ड है, तो कोई चीज पहले सीखी उसके साथ जो है आगे उसी सीक्वेंस में आगे बढ़े हम, तो वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कुछ नहीं बोला है यहाँ पे। पार्श्विक होता है, पार्श्वीय जो होता है लेटरल जिसको बोला जाता है। एक बार द्विपार्श्वीय को देखिए तो साथ में पार्श्वीय अपने आप समझ में आएगा। बायलिटरल क्या होता है, जैसे बायलिंगुअल सुना होगा आपने। बायलिंगुअल का मतलब होता है कि आप जो है जैसे लेटरल एक आप इसको जो है एक कल जो है पार्श्वीय भी बोल सकते हो, लेटरल भी बोल सकते हो इसको। तो वो क्या होता है गाइस, जैसे आप बच्चे को सिखाते हैं, हम लिखना सिखाते हैं। अगर हम नॉर्मली क्या है राइट हैंड से लिखना सिखाते हैं, तो जब बच्चा राइट हैंड से लिखना सीखता है तो यानी कि वो ट्रांसफर जो है आगे चल के खुद ही क्या करता है, हर काम राइट हैंड से करना शुरू हो जाता है। तो वो होता है पार्श्वीय होता है, यानी एक साइड उसको काम करना सिखाया और हर काम जो है फिर राइट हैंड से करने लग जाएगा। वो तो हो गया लेटरल। बायलेटरल क्या होता है, बाय का मीनिंग क्या होता है, दो होता है। तो यानी कि अगर किसी को राइट हैंड से सिखाएं और वो जो है बिना किसी प्रयास के जो है लेफ्ट हैंड से भी सीख जाए लिखना या जो भी काम करना, तो इसने अपने आप ट्रांसफर कर दिया है अपनी नॉलेज को, तो इसको बायलैटरल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ जो है मतलब ये जो टाइप हो गई, अब इसमें से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखो गाइस, ये क्या कह रहा है, योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता या सुसाध्य करना, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने। तो इसका आंसर जो रहेगा, यानी आप ये देखो इसका जो आंसर रहेगा, पहले मैं आंसर बता देती हूँ। सेकंड जो है ऑप्शन इसका अनुक्रमिक रहेगा। लेकिन अब अनुक्रमिक क्यों रहेगा, इसका जो आंसर वर्टिकल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये भी तो सीक्वेंस में चल रहा, पहले सीखा फिर उसी नॉलेज से आगे सीखा। तो पहली बात तो ये है कि हर तरह का ट्रांसफर ही ऐसे होता है कि पूर्व नॉलेज जो है आगे वाली नॉलेज को गेन करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सेकंड ऑप्शन क्यों रहेगा, देखो गाइस, एक ही क्लास में क्या करते हैं, पहले किसी बच्चे को क्या सिखाएंगे आप, कैसे सम सिखाएंगे, एडिशन के सम सिखाएंगे या मल्टीप्लिकेशन के सम सिखाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा किया है या किसी टीचर ने ऐसा किया है कि पहले उसको मल्टीप्लिकेशन के सम दे दिए किसी क्लास में, उसके बाद एडिशन का सम आया हो? नहीं, हमेशा सबने पहले क्या सीखा है, चाहे आज कितनी भी मॉडर्न एजुकेशन हो गई हो या आगे हो जाए या हमारे टाइम की जो एजुकेशन थी, सबने पहले क्या सीखा है, एडिशन सीखा है। ये सीक्वेंस में उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये क्या है कि सीक्वेंस में सिखाना। इसमें ये नहीं है कि भाई इस क्लास में हमने ये सीखा फिर अगले क्लास में हम सीखेंगे। अगर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन सिखाना है या फिर एडिशन सिखाना, तो ये एक ही क्लास में भी हो सकते हैं। यानी यहाँ पे ना तो जो है वर्टिकल है, ना ही यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टली की बात हो रही है। वो एक क्लास में ही बच्चे को क्या करते हैं, पूरा साल के दौरान ये तो नहीं है कि सिर्फ एडिशन ही सिखाएंगे, कुछ दिन एडिशन सिखा के फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, इंक पे लेके आते हैं। तो यानी सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस में क्या करेंगे, उसको प्लस फिर माइनस फिर जो है मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन, इस तरह से एक सीक्वेंस बनी होती है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। तो इसका आंसर जो है गाइस क्या रहेगा, सेकेंड ऑप्शन रहेगा। अब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, विद्यालय का
प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है, किससे संबंधित है? ये कह रहा है कि अगर जो स्कूल है उसका जो प्रजातांत्रिक है यानी डेमोक्रेटिक जो अगर माहौल है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कह रहा है कि द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल, यानी कि जो प्रजातांत्रिक संगठन लगा लीजिए कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अगर डेमोक्रेटिक है यानी कि प्रजातांत्रिक है, बोलने की छूट है, स्टूडेंट को भी जो अपनी मन मर्जी से कुछ करने की छूट है, तो मतलब कि एक डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है, बच्चों की भी सुनी जाती है, टीचर की भी सुनी जाती है। अगर विद्यालय का ऐसा माहौल है तो अधिगम को प्रभावित करता है, तो वो अधिगम को डेफिनेटली प्रभावित करेगा। स्टूडेंट भी अपनी बात ढंग से रख पाएंगे और टीचर भी जो है ढंग से पढ़ा पाएगा। तो अधिगम का यह कारक संबंधित है। तो किससे है? यानी ये अधिगम यहाँ पे हो रहा है वो लर्निंग जो है किससे रिलेटेड है? विधि विज्ञान पक्ष से और सामाजिक पक्ष से, कार्यक पक्ष से। कार्यक का अगर जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं क्लियर है तो यहाँ पे ये देखिए फिजियोलॉजी लिखा हुआ, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट लिखा हुआ है। फिजियोलॉजी का मीनिंग है कि भाई फिजिकल से, शरीर से रिलेटेड है ये, और मनोवैज्ञानिक पक्ष यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर डेमोक्रेटिक होगा तो यहाँ पे विधि विज्ञान पक्ष लिखा हुआ, तो विधि विज्ञान पक्ष क्या होता है? यानी कि एक जो है साइंटिफिक तरीके से लैब में, अब लैब में जो है डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता गाइस कि स्टूडेंट जिस चीज को चाहे उस चीज में जो है यूज करे, कोई भी केमिकल, तो आग भी लग सकती है। तो वो विज्ञान से में तो हमेशा जो है एक रिस्ट्रिक्शन में आके ही जो है लैब में काम किया जा सकता है ये। और जो है अब यहाँ पे कार्य की जो बोला है यानी कि फिजियोलॉजी बोला, शारीरिक, तो यहाँ पे शरीर से भी रिलेटेड नहीं है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। तो इसका आप देखो, अब विद्यालय जो है, विद्यालय में आप अकेले नहीं होते हो, यानी कि ये जो है किसका सामाजिक पक्ष है। अब जैसे विद्यालय में अगर डेमोक्रेटिक माहौल है तो बच्चा शेयरिंग भी सीखेगा, फिर जो है वो अपनी बात रखना भी सीखेगा। तो वहाँ पे एक अकेला बच्चा नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत लोग हैं, वो जो है कोऑपरेशन सीखेगा, तो सब तरह का माहौल मिलेगा। वो जो है दोस्ती भी सीखेगा, वो दुश्मनी भी थोड़ी बहुत करना सीखेगा, यानी हर तरह की चीजें सीखेगा। वो जो है ये सीखेगा, गेम खेलेगा तो गेम में उसको ये पता चलेगा कि भाई मुझे जो है किस तरह से डिफीट अगर मिलती है, हार मिलती है, तो उसको भी सहन करना सीखेगा। यानी हर तरह का विकास हो जाएगा। और उसके साथ साथ उसका जो है क्या विकास होगा, यानी डायरेक्टली वो क्या है, क्या सीख रहा है, कौन सा पक्ष है। यानी स्कूल में वो बच्चा अकेला नहीं है, वहाँ डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, यानी फाइनेंशियली भी वो जो है कि कोई किसी का बच्चा अमीर घर से है, किसी कोई गरीब घर से है, कोई मिडिल क्लास से है, कोई कैसे है, तो यानी हर तरह के बच्चों के साथ वो डील करना सीखता है। तो ये क्या है, सामाजिक पक्ष है विद्यालय के अंदर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? गाइस कई बार हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम है की तरफ चल पड़ते, नहीं का ध्यान नहीं रखते। तो ये कह रहा है कि वो कौन सी योजना है जो विद्यार्थियों के लिए समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो समस्या में सुधार करने के लिए, यानी वो बता रही है हमें जो समस्या में सुधार करने के लिए परफेक्ट नहीं है, वो योजना कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मकता नियतता। तो इसका अगर आपको पर्टिकुलर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इसका इंग्लिश में देखिए, फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो उनका काम करना है वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है ये। और वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, बालकों की समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना। तो गाइस यहाँ पे हमसे पूछा है कि नहीं कौन सा है, यानी वो कौन सी योजना नहीं है। तो जो है वाली पहले वो देख लो। तो जब आप किसी समस्या का समाधान करवा रहे हैं तो वो योजना क्या, वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना। तो ये तो पॉजिटिव वे में चला गया कि इससे जो समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ये भी है। बालकों के समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, ये भी है गाइस, क्योंकि माता पिता शामिल होंगे तो बच्चा घर पे क्या फेस करता है वो भी पता चलेगा। आगे है विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना, तो ये भी है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो फर्स्ट रहेगा, विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता, यानी फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का जो फंक्शन है, उसका जो कार्य है उसको फिक्स कर देना, भी ये तुझे करना, इसके अलावा तुझे नहीं करना। तो वो जो है समस्या समाधान नहीं कर सकता। अगर आप बच्चे को बांध के रखेंगे तो वो जो है फिर एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा अपनी एबिलिटी को, क्योंकि वो समस्या ही दे दी है तो उसका समाधान तो पता नहीं कौन सा होगा, तो उसको सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इसका जो आंसर है गाइस वो फर्स्ट है। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है,
रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि रोहन नाम का कोई स्टूडेंट है, वो बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा, आप इसको ये कह सकते हो कोई जो है, जैसे हम कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे तो कॉमिक्स पढ़ रहा है या कोई बुक पढ़ रहा है, और क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हो, ये सही उदाहरण है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये कह रहा है कि रोहन जो है, कोई स्टूडेंट जो है कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई जो बाहुबली से रिलेटेड कोई मैगजीन है, कोई कॉमिक्स है, वो पढ़ रहा है। तो वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकता कि भाई कल क्या मतलब बाहुबली के परिवार के साथ क्या हुआ, तो वो इस चीज की वेट नहीं कर सकता, इसलिए आज ही खत्म करेगा। तो ये हम सब का नेचर है गाइस। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो बीच में लाइट चली जाए या फिर हमें किसी वजह से छोड़ना पड़ जाए, तो एक्चुअल में वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, उसका एंड क्या है। ऐसे ही हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं और अगर हमें वो इंटरेस्टिंग लग रही है तो हम उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये देखना है कि एंड में क्या होता है। तो ये वही है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है किसका उदाहरण है, तो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है गाइस? मोटिवेशन होता है। तो ये केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है एग्जाम्पल है, केवल बाह्य प्रेरणा का अभिप्रेरणा का जो है एग्जाम्पल है, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का, और न तो आंतरिक है न ही बाह्य अभिप्रेरणा। गाइस ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये देखिए कि बच्चा जो है बुक पढ़ रहा है कोई, और वो कॉमिक वगैरह पढ़ रहा है, वो कह रहा है कि वो इंतजार नहीं कर सकता कि उसके बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? यानी वो कौन सी मोटिवेशन है जो बच्चे को उस बुक को पढ़ने के लिए कह रही? तो बाहर से तो उसको कोई कह ही नहीं रहा कि इसका एंड क्या हुआ, हमें बताओ। वो तो खुद जानना चाहता, उससे इंतजार नहीं हो रहा। तो ये उसकी कौन सी अभिप्रेरणा है? तो वो कौन सी है? वो आंतरिक है, इंटरनल जो है मोटिवेशन मिला हुआ है, उसको ये जानना है कि एंड में क्या होता है। तो इसका आंसर जो है गाइस क्या है? फर्स्ट है। आगे है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह को इंग्लिश में प्रिजुडाइस बोला जाता है, यहाँ लिखा भी होगा शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायस? बायस कह लीजिए या जो है प्रिजुडाइस, एक ही बात होती है। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए, पक्षपात, ये हिंदी में आपको क्लियर वर्ड दे दिया, एक सिंपल वर्ड। तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यानी कि किसी के बारे में पहले से ही डिसीजन ले लेना कि ये जो है कल्चर गलत है, ये कल्चर अच्छा है। यानी सांस्कृतिक बोला तो मैं यहाँ कल्चर की बात करूँ। प्रेजुडाइस का मीनिंग होता पूर्वाग्रह, और यानी कि किसी चीज के बारे में पहले से ही उसको जाने बगैर, उसको समझे बगैर उसके बारे में कोई अपनी सोच बना लेना, उसको बोला जाता है। पक्षपात यानी कि उसके बारे में पहले से अच्छी या बुरी राय बना लेना, ये आप पक्षपात करें उसके साथ। तो सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी आंकलन योजना है? यानी आप जो है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचना चाहते हो तो वो कौन सी जो है इसमें सबसे बेस्ट जो है योजना होगी? तो ये कह रहा है विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना। विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना, आंकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि किसी कल्चर के का जो बाइस्डनेस है उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो गाइस ये कह रहा है कि अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग, पहले सबसे ये देखते हैं हम कि सेकंड को एक अच्छे मानकीकृत, क्योंकि हमें क्या होता है कि पहले ही बोला कि एक अच्छा है और एक स्टैंडर्डाइज जो है वो टेस्ट है, तो क्या वो बेस्ट है? तो गाइस पहली बात तो ये है कि कोई भी टेस्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखो ये लिखा यूज अ सिंगल गुड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। तो पहली बात तो कोई भी टेस्ट जो है 100% परफेक्ट नहीं होता है। कोई भी जो है मतलब ये कहें कि 100 का 100 नहीं होता है। हर परीक्षण में, हर टेस्ट में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, मतलब कोई ना कोई दोष होता है, कोई ना कोई अवगुण होता है, कोई ना कोई कमी होती है। जैसे आप ये देखो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम स्टेट वगैरह के देते हैं, तो क्या ये किसी का आंकलन सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसमें तुक्के भी लग सकते हैं। तो कोई भी परीक्षण या कोई और भी है जैसे सब्जेक्टिव है, क्या वो सही है? तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि आदमी को कई बार नॉलेज होती है, वो अच्छे से उस टाइम पे किसी वजह से एक्सप्लेन ना कर पाए, तो वो भी सही नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि वो योजना कौन सी है? तो पहली बात जो सेकंड ऑप्शन है, जो हमें सबसे बेस्ट लगता है, वो सबसे गलत है आंसर, क्योंकि कोई भी जो है वो जो परीक्षण है वो परफेक्ट नहीं होता है गाइस। वो स्टैंडर्डाइज बेशक हो, लेकिन वो सिंगल एक आप यूज करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तो दोष जरूर मिलेगा। तो इसलिए हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन हम इसको नहीं लेंगे। अब ये कह रहा है मानव जाति विभिन्नताओं को आनुवंशिकता के कारण मानना।
अब ये कह रहा है कि मानव में, ये देखो यहाँ पे है, एज्यूम द एथनिक डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटरी, तो हेरिडिटी, तो ये कह रहा है कि जो मानव में विभिन्नताएं होती हैं, मानवीय स्वभाव में या मानव में जो विभिन्नताएं होती हैं, उसका कारण किसको मान लेना, आनुवंशिकता। क्या सिर्फ जो हेरिडिटी ही जो कारण होती है, एनवायरमेंट कोई कारण नहीं होता, एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा कारण होता है कि मानवीय स्वभाव में एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, एक का जो परिवार का जो माहौल है वो बहुत जो है एजुकेटेड है, एक जो है बिल्कुल अनपढ़ है, तो क्या उनमें विभिन्नताएं नहीं होंगी, होंगी जरूर हो। तो यहाँ पे सिर्फ आनुवंशिकता को कारण मानना ये भी गलत है। अब ये कह रहा है आंकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना, तो ये भी है कि आप किसी एक स्टैंडर्डाइज जो चीज की गई आप उससे भी नहीं बच सकते, तो उसको भी आपको यूज करना है, जैसा पोर्टफोलियो बनाया गया है उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उससे भी नहीं बच सकते। तो यहाँ पे क्या है गाइस, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना, यानी कोई एक स्टैंडर्ड कोई टेस्ट होता नहीं है, कोई एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता, उसके लिए विद्यार्थियों के आंकलन के लिए आपको हर तरह का लेना पड़ेगा, यानी ना तो सब्जेक्टिव पेपर ही बिल्कुल परफेक्ट होता है, ना ऑब्जेक्टिव टाइप जो होते हैं वो ही परफेक्ट होता है, ना बिल्कुल सेमेस्टर ही ठीक होते हैं, ना यूनिट वाइज ही क्वेश्चन ठीक होते हैं, मतलब कोई एक मेथड से आप आंकलन करेंगे किसी स्टूडेंट का तो वो हो ही नहीं सकता गाइस। तो उसके लिए क्या हमें विभिन्न विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर रहेगा वो जो है फर्स्ट रहेगा। अब है यहाँ पे कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है। इन कोलबर्ग्स थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। ये कह रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिलोसोफर का नाम दे दिया गया इसकी कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता जो है, नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होता, यानी कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि वो कौन सा लेवल होता है जिसपे जो नैतिक विकास है वो, यानी उसके वो जो है बाहरी कारण नहीं होते हैं, उससे जो उसके आंतरिक कारणों पर आधारित होता है, यानी इंटरनल कारण जो रीजन होते हैं उन पर भी आधारित होता है, ना कि जो बाह्य मानक होते हैं उन पर आधारित होता है। तो कौन सा होता है, जैसे पूर्व प्रचलन स्तर, फर्स्ट पर्सनल, आपसी अंतर व्यक्तिगत स्तर। तो गाइस इसको इंग्लिश में करें तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, जैसे हम ये कहें प्री कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल होता है गाइस परंपरागत, जिसको कहें परंपरागत, या जो है जैसे प्रचलन, यानी जो चीज प्रचलन में है अभी परंपरागत रूप से चली गई है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको कहा जाता है, तो ये से पहले की स्टेज है। फिर ये कन्वेंशनल लेवल आ गया, ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आ गया, ये म्यूचुअल इंटरपर्सनल लेवल आ गया। तो गाइस देखो वैसे तो ये इस तरह का हो गया कि इस कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी नॉलेज होगी तो हम इसको हैंडल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ये कहा कि भाई ये स्टेज होती है जब बच्चा जो है अपने नैतिक विकास के लिए इस पे डिपेंड होता है, उस पे डिपेंड होता है, उसको बाहर से जैसा एनवायरमेंट मिलता है उसकी वजह से वो अपने नैतिक सिद्धांत बना लेता है। तो ये जो है डिफरेंट स्टेज है, ये है कि शिशुअवस्था में इतना नैतिक विकास होता है, बाल्यावस्था में ऐसा नैतिक विकास होता है। तो गाइस ये अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होता। तो बाह्य मानक क्या होते हैं गाइस, जब जो है बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि वो जो है अपना अच्छा बुरा जो है समझ पाता है, यानी वो अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, उसको पता चल जाता है, या किसी तरह से वो तैयार हो चुका होता है कि भाई अब ये चीज मेरे लिए ठीक है, या मैंने अपने नैतिक मूल्य बना लिए हैं, उसकी मोरल वैल्यूज तैयार हो गई हैं कि वो ये ठीक है ये गलत है। तो वो कौन सा लेवल होता है, तो गाइस वो जो है कन्वेंशनल के, यानी एक वो अप लेवल होता है किस्म से, यानी जब बच्चा जो है नैतिकता के शिखर पे होता है तो वो होता है यानी कन्वेंशनल लेवल के बाद। देखो ये कन्वेंशनल लेवल से पहले की स्टेज है, ये कन्वेंशनल लेवल है, और ये है जब उसके ऊपर बाहरी कारण इफेक्ट नहीं करते हैं तो वो उसका खुद को डिसीजन ले पाता है, तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी इसका आंसर जो है क्या है, थर्ड है। अब ये कह रहा है एक बालक आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बालक का आहार और उसकी लंबाई कितनी होगी। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो लंबाई है वो बच्चे की किस पे जाती है, वो पेरेंट्स पे जाती है, यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड होगा।
अब इसको प्रभावित करता है, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ लें तो हमारा जो ऑप्शन, जैसे ऑप्शन की बात करें हम, जैसे आनुवांशिक द्वारा लिखा हुआ है, हेरिडिटी लिखा हुआ है, वातावरण द्वारा लिखा, प्रारंभिक और बाद के अनुभवों द्वारा, या सततता या निरंतरता द्वारा, कंटिन्यूटी द्वारा। तो गाइस अगर हम इस क्वेश्चन को इतना देखें तो हमारा जो आंसर है, अगर इतना पढ़ के एकदम से फटाक से आंसर लगाएं तो अनुवांशिक कारण बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा कि ये तो हमने सुना है कि बच्चे की लंबाई जो है वो किस पे चलती है, यानी सिर्फ एक इस पॉइंट को ले लें तो हमारा सीधा आंसर जो है अनुवांशिक बन जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है गाइस वो थोड़ा सा डेप्थ में चला हुआ, इसको पढ़िए। ये कह रहा है कि बालक का आहार तो हेरिडिटी से तो आहार नहीं मिलता, किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई पसंद होती है। आपने भी देखा होगा घर में भी जो है पेरेंट्स को कुछ और पसंद होती है कोई चीज खाना, और जो है बच्चों को कुछ और होता है। दो बहन भाई में जो होते हैं या दो भाई भाई होते हैं, यानी जो दो सिबलिंग्स होते हैं, उनकी पसंद और नापसंद भी जो है वो आहार की अलग अलग होती है। तो हेरिडिटी तो दोनों में एक जैसी आई है, फिर आहार क्यों डिफरेंस होते हैं, जो उनकी पसंद होती है वो क्यों डिफरेंट होती है। अब यहाँ यानी इसका मतलब हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये कह रहा है कि बच्चा कितनी प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा और समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है, यानी वो विकास का कौन सा नियम है। तो गाइस देखो यहाँ पे कह रहा है आहार भी आ गया इसमें, हेरिडिटी भी जो लंबाई है यानी हाइट कितनी जाएगी बच्चे की, फिर वो चिंतन कैसा करेगा यानी उसकी थिंकिंग कैसी होगी, क्या वो जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा सकता है, यानी उसके वो क्या जुझारू है वो बच्चा, क्या वो समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये जो है ये किसका प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण का पड़ता है गाइस इसके ऊपर। क्योंकि आप सोचेंगे लंबाई कैसे, लंबाई तो हेरिडिटी से आती है। तो गाइस आप ये देखिए जो है जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं उनकी लंबाई, उन लोगों की लंबाई कितनी होती है। तो ये क्या है, ये किसके हिसाब से होगा, वातावरण के। या जो ठंड के इलाकों आप देखो, जो अमेरिकन वगैरह होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है। तो जो ठंडे इलाकों में रहते हैं यानी एनवायरमेंट का वहाँ जो है हाइट पे भी फर्क पड़ता है, और उनका आहार तो बदलता ही रहता है। तो ये जो है सभी मिक्सअप किस में है, वातावरण द्वारा। तो इसका आंसर जो रहेगा वातावरण रहेगा। आगे 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक का यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिखा, आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट। तो गाइस पहले अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है तो आप इसको क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर जाएंगे। तो पहले तो ये देखो कि आलोचना का मीनिंग सिर्फ बुराई नहीं होता, किसी की निंदा करना ही नहीं होता। हालांकि हम ये कह देते हैं कि वो आलोचना कर रहा है तो उसकी बुराई है, लेकिन अगर हम ये कहें कि एक्चुअल जो आलोचना का मीनिंग है, जैसे यहाँ पर आलोचना की इंग्लिश बोले तो क्रिटिकल है, यहाँ पे कोई बुराई करना नहीं है इसका मीनिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, जब आप किसी चीज के जो है उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स दोनों की बात करते हो, तो वो जो है इसका मतलब आप यानी किसी चीज को ये कहते हैं ना कि तोलना, उसकी अच्छाई और बुराई पे उसको तोलना, तो उसको बोला जाता है। यानी वो आदमी जो है उसकी इसका मतलब उस चीज के लिए क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, उसके फेवर में भी बताना, उसके अगेंस्ट भी बताना। तो कोई आदमी किसी चीज के फेवर में और उसके अगेंस्ट बात तभी कर सकता है जब उसको अच्छी नॉलेज होती है, नहीं तो हम या तो बुराई देखेंगे या उसकी अच्छाई देखेंगे। लेकिन अगर हमें किसी चीज की अच्छी नॉलेज है तो हम किसी चीज के बारे में अच्छा भी बता सकते हैं और उसकी बुराइयों को भी गिनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आलोचनात्मकता का मीनिंग है कि क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो कह रहा है कि वो कौन सी विधि है जिसके से बच्चा जो है अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके कौशल को बढ़ा सकता है, उसके कौशल विकसित हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है एक बहुचयनात्मक परीक्षण देना, बहुविकल्पी परीक्षण देना। यानी अगर बच्चे का जो है बहुचयनात्मक टेस्ट लिया जाए, देखो गाइस यहाँ बहुचयनात्मक में थोड़ा सा हमें ये लगता है कि शायद ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आप इसका इंग्लिश वर्जन देख लो, आप एकदम से इसको रिजेक्ट कर जाओगे। तो ये कह रहा है गिविंग अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, यानी अगर किसी की मल्टीपल चॉइस टेस्ट ले लिया जाए तो उससे जो है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टेट के पेपर की ही बात कर लेते हैं, ये मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। तो गाइस अगर जो है हम इस टेस्ट की बात करें, इसमें चाहे कोई 110-20 नंबर भी ले जाए तो क्या उससे ये क्लियर है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है अच्छी? नहीं, क्योंकि इसमें तुक्के भी लगा सकते हैं हम, इसमें बाय लक भी पास हो सकते हैं, मतलब एक लेवल की नॉलेज हो और फिर जो है बाई चांस हम जो है
तुक्के भी लगा सकते हैं, आसपास से भी पूछ सकते हैं, तो इससे हमारी कोई क्रिटिकल थिंकिंग का पता नहीं चलता है। तो ये इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाता है, वो नहीं होगा। आगे है विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करना। अब यहाँ पे सिर्फ ये बोला है कि आप विद्यार्थियों से ऐतिहासिक तिथियां, अगर आप जो है जो इतिहास की जो डेट्स है इंपॉर्टेंट, अगर उनको बनवा लेंगे तो फिर उससे क्या हो जाएगा, क्या वो कोई कुछ नया खोज पाएगा? तो नहीं। तो यहाँ पे भी जो है क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्य पत्रक करने को देना जिसमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना हो। तो गाइस ये देखो, आप पुनः स्मरण क्या होता है, किस्म से उसको रिकॉल करना, उसको याद करना। तो एक किस्म से क्रैमिंग करवा रहे हैं वो आपसे, किस तरह का काम दें कि भाई जो उनकी बुक्स में और टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है वो फैक्ट उनको याद हो जाए। तो एक किस्म से उनको क्रैमिंग करवा रहे हैं या फिर रिविजन करवा रहे हैं, एक किस्म से ये है। तो ये भी मतलब एक सुटेबल आंसर नहीं है। अब फोर्थ आंसर की बात करते हैं, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन एवं अथवा खंडन कीजिए। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वैसे तो बचा ही है गाइस, लेकिन आप ये देखो कि हम इसको क्यों लें, इसको आंसर एज आंसर हम क्यों लें। ये कह रहा कि विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे। अब ये एक किस्म से जो है गाइस ये स्टेटमेंट दे दी है। अब ये कह रहा है कि इसके फेवर में भी बोलो और इसका खंडन भी कीजिए, यानी अगर आपको लगता है कि वो सच में ही महानतम प्रधानमंत्री थे तो उनके समर्थन में अपने व्यूज लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं थे तो उसका खंडन कीजिए, यानी उनकी कमियां बताइए। तो अभी मैंने क्या बोला कि आलोचनात्मक क्या होता है, जब आप किसी चीज की मेरिट और डिमेरिट्स दोनों की बात कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जब आलोचनात्मक करेंगे तो उसके फेवर में भी बोलेंगे और उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम दोनों का करते हुए बाद में सम अप भी कर सकते हैं, तो वही आलोचनात्मक होती है। यानी इस कथन को सही साबित भी कर सकते हैं और इसको गलत साबित भी कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 9th क्वेश्चन है, वो क्या है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोरिया निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो गाइस ये एरिक्सन का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चनिंग लगभग बन जाती है। तो ये क्या है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरिया निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। तो ये कह रहा है कि पहचान संकट, पहचान उपलब्धि, पहचान विलंबन, पहचान मोचन निषेध, फोरक्लोजर। तो आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी मोरिटोरियम, आइडेंटिटी फोरक्लोजर। तो गाइस ये क्या है, अब आप इसको देखिए। वैसे अगर आपने इसको डिटेल से पढ़ा हुआ एरिक्सन का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसी को करवाने लग जाऊं पूरे रूल को, एरिक्सन के रूल को, इसने जो स्टेज बताई है 8 जो है अवस्थाएं बताई है गाइस, एरिक्सन ने जो है 8 अवस्थाएं बताई है। तो मैं डिटेल में तो उनको नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि फिर ये पूरा पेपर ही रह जाएगा, वो रूल ही बनेगा अकेला। तो उन्होंने जो है जैसे इस तरह की अवस्थाएं बताई है कि विश्वास व अविश्वास की अवस्था। तो जब जो है जैसे एक बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, तो वो जो है एक बच्चा जो है जब शैशवावस्था में होता है तो वो विश्वास करता है, विश्वास करता है, यानी इसके बीच में जूझ रहा होता है, और वो जो है वो अपनी मदर पे विश्वास करता है, तो यानी उसका विश्वास जीत जाता है। तो एक जो है किस्म से उसके अंदर एक भावना का विकास होता है, उस भावना को ये आत्म चेतना बोलता है, उस आत्म चेतना का ये नाम देता है, यानी इस आत्म चेतना को स्नेह बोलता है, प्यार बोलता है, इस तरह से। तो गाइस ये इस तरह से जो है 1 2 3 करके, यानी कि 8th जो है स्टेजेस देता है, यानी हर स्टेज पे 2 चीजें लेके आता है। जैसे पहले स्टेज पे विश्वास है, विश्वास है। इसी तरह से जब ये जो है इस लेवल पे आता है किशोर किशोरिया, यानी कि जब एडोलसेंस की बात करता है, ये किशोरावस्था की बात करता है, तो वहां पे ये कहता है कि पहचान का भी एक लेवल होता है, यानी बच्चों के सामने, किशोर किशोरियों के सामने की पहचान का, और जो है मतलब कि उसका ये तादात्म्य लिखा हुआ है, एक ही बात है ये। और मतलब ये 2 चीजों में फिर से करता है कि पहचान के बीच में और जो है कंफ्यूजन के बीच में, यानी कि ये कहें हिंदी में इसको मतलब कि कंफ्यूज को, यानी आइडेंटिटी के बीच में और कंफ्यूजन के बीच में वो ये बताता है कि भाई इस तरह से परेशानी कह सकते हो आप, या जो है असमंजसता, कुछ भी कह लीजिए इसको। तो कंफ्यूजन के बीच में और आइडेंटिटी के बीच में वो पड़ जाते हैं कि भाई हमें अपनी पहचान बनानी है, नहीं बनानी है, तो वो कौन सी चीज इसमें से जीतती है। तो ये 8 स्टेजेस है गाइस, इनको डिटेल में करना होता। हर बार पेपर में जो है
कहीं ना किसी स्टेज से क्वेश्चन बन ही जाता है। तो इसके जो ये स्टेज आती है तो इसके अंदर जो है उनके सामने जो संकट होता है वो पहचान का होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो पहचान संकट है, यानी वो जो सोसाइटी से तादात्म्य का मतलब है कि वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यानी जैसे आप देखो जो किशोर होते हैं घर वाले उनको बच्चा समझते हैं, वो अपने आप को बड़ा समझता है, यही उनके बीच में झगड़ा होता है। वो हर बार अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है लेकिन घर वाले उसको बच्चा समझ के इग्नोर करते हैं, तो ये कंफ्यूजन आ जाता है बीच में। हर बार वो ट्राई करता है तो वो अपनी पहचान का संकट उसके सामने हमेशा बना रहता है। तो गाइस ये जो है इसका आंसर जो है क्या रहेगा, इसको डिटेल से करने का है ये बिल्कुल ये टॉपिक जो एरिक्सन का सिद्धांत है, तो इसका आंसर ये जो है फर्स्ट रहेगा। आगे है किशोर किशोरी के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है। जब जो आप एडोलेसेंस के साथ काम करते हो तो एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या हो सकती है, तो विद्यार्थियों से तुलना करने के लिए कहना। पहले सभी ऑप्शन पढ़ते हैं गाइस। ये कह रहा है एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना और एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना या निर्माण करवाना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ स्टूडेंट टू मेक कंपैरिजन, तो स्टूडेंट से जो है कंपैरिजन करवाना, या फिर जो है जैसे परिकल्पना लिखा तो परिकल्पना का मीनिंग होता है हाइपोथेसिस बनवाना, और बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, यानी कि किसी तरह की संक्रियाओं में उनको उनके अनुभव के आधार पर उनको जो क्रम से लगवाना, और एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनवाना या निर्माण करवाना। तो गाइस ये एक तो बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे और मिट्टी के जो है घर बना लेते हैं, ये तो उस तरह की चीज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडोलसेंस की बात कर रहा है, किशोर विद्यार्थियों से, यानी यहाँ एडोलसेंस की किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे सिर्फ तुलना करने के लिए बोला, तो ये बेस्ट बोला है। यहाँ पे देखो तुलना करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो सर्वाधिक का पूछा है, यानी कि बेस्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा है, बेस्ट जो योजना है वो कौन सी है। तो गाइस सबसे बेस्ट जो है वो सेकंड है। यहाँ पे सेकंड कैसे है, देखो इसमें भी एक किस्म से वो अपने अनुभव को क्रमवार अनुवार लगवा रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही जो है यानी थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे तो बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम करवा रहा है कि कोई भी जो है पहाड़ी टाइप बनाओ, जैसे बच्चे छोटे बच्चे रेत का घर बनाते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं ऑप्शन में। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट को लिया है कि कंपैरिजन करवा लो आप, तो ये भी ऑप्शन में नहीं, मतलब आंसर नहीं बनेगा। अब ये क्या कह रहा है इसको आप समझिए क्या है ये, एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना। अगर आपको परिकल्पनाओं या हाइपोथेसिस का अच्छे से मीनिंग क्लियर है तो आप इसको आंसर इसी को लेंगे। जैसे क्या है गाइस, ये कह रहा है कि समस्या प्रस्तुत कर दी है बच्चों के सामने, यानी ये समस्या है कोई भी, और उनको ये कहा कि भाई आपको इसके हाइपोथेसिस बनाइए। तो हाइपोथेसिस क्या होता है गाइस, हाइपोथेसिस ये होता है कि भाई ये समस्या हुई किस वजह से और इसका जो रिजल्ट, इसका जो है सोल्यूशन क्या होगा। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने कारण बताएंगे। जब तक कारण नहीं होगा तब तक सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कहा जाता है हाइपोथेसिस बनाइए। हाइपोथेसिस को अगर मैं एक शब्द में बोल दूं तो ये पढ़े लिखों का तुक्का होता गाइस, यानी अंदाजा लगाना कि ये इसके पीछे ये लॉजिक होगा, इसके पीछे ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। तो जितने भी किशोर होंगे वो सभी अपने अपने लॉजिक लगाएंगे गाइस। तो लॉजिक जब वो कोई समस्या उनको दिख रही है तो ऐसे तो है नहीं वो कुछ भी एकदम से बोलेंगे, वो जो है बड़े सोच समझ के बोलेंगे, यानी कि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, वो एक डीप थिंकिंग करेंगे, तभी वो जो हाइपोथेसिस बनाएंगे। मतलब बेतुका तो वो आंसर कोई देंगे नहीं, कोई ना कोई लॉजिक अपनी तरफ से लगाएंगे। और जब बच्चा कोई लॉजिक लगाता है या कोई भी बड़ा लगाता है तो इसका मतलब वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा होता है। तो ये जो है यहाँ पे अब बच्चों के अंदर अगर आप जो है इस तरह की योजना लेके आते हैं तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्योंकि सब बच्चे अलग अलग कुछ बोलेंगे, एक जैसा कुछ तो बोलेंगे नहीं कि इस समस्या का कारण ये है। क्योंकि देखो गाइस जब तक कारण नहीं होगा तब तक जो है सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो पहले जो है कारण को ढूंढा जाता है और परिकल्पनाओं का निर्माण करवाया जाता है कि इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से। तो ये होता है हाइपोथेसिस। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो इसका आंसर जो बेस्ट है वो सेकेंड है। अब 11 है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। तो गाइस ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी फैक्ट उठाया हुआ है। तो बच्चे कौन से हैं
ये थोड़ा सा जो डिसेबिलिटी वाला जो चैप्टर होता है उसमें देखिए सुनने, जैसे श्रवण क्षमता क्या होती है, हियरिंग जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल बच्चों की कितनी होती है, किसको आप जो है डिसेबल मानेंगे। ऐसे ही जो आई साइट से रिलेटेड भी होता है। तो इसका जो आंसर है वो फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ समझने समझाने का नहीं है। ये आपने पढ़ा है तो आपको पता हुआ, तो ये फर्स्ट जो है इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अधिगमकर्ता शिशु केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह है। देखो गाइस, इसको जो है आप थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे क्या, लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। ये देखो, एक तो आप इस लाइन को पढ़ो और एक आप ये कहो कि अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक। शायद आपको अनुदेशनात्मक का मीनिंग क्लियर ना हो, तो ये कह रहा है कि लर्नर सेंटर्ड जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, यानी कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें जो है बच्चे को ध्यान में रख के, लर्नर को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि वे उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कौन सी होगी। यानी बच्चे को पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो है लर्नर सेंटर्ड है, यानी वो ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी बनाएंगे। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी तो होगी लेकिन वो ऐसी होगी कि मेन जो फोकस है वो लर्नर के ऊपर होगा। तो ये लिखा है योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से, अब यहाँ पे अध्यापक की सहायता लेता है, अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो वो कौन सा है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है, यहाँ पे एक किस्म से लर्नर सेंटर्ड बोला गया है। यानी अध्यापक हेल्प तो करेगा लेकिन अपने लेवल के हिसाब से नहीं करेगा, स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से करेगा। तो वो कौन सी होती है, वो कौन सी जो है पोजीशन है या जो भी ऑप्शन है। तो अन्वेषी अधिगम क्या होता है, अन्वेषी का मतलब होता है डिस्कवरी लर्निंग। गाइस, जब डिस्कवरी लर्निंग होती है तो बच्चे को या जो भी लर्नर होता है उसको खुला छोड़ दिया जाता है कि आप जैसे करना चाहे करो, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होता और ना ही कोई वो किसी से हेल्प ले रहा होता है। तो उसको एक किस्म से डिस्कवरी करनी है, रिसर्च करनी है, तो अपने लेवल पे कर रहा होता वो, उसको अच्छी बुरी जो चीजें मिले नहीं मिले उसको सब अरेंजमेंट खुद करना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वे से बोला है कि अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से, ये भी ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, समस्या आधारित अधिगम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रयोजन आधारित अधिगम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये बोला है अध्यापक की सहायता से, तो समस्या आधारित अधिगम ये जो है आदमी खुद भी कर सकता है और किसी की हेल्प भी ले सकता है। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि देखो यहाँ पे ना तो किशोर बोला है कुछ बोला है, यहाँ पे खाली लर्नर बोला है। तो वो लर्नर जो है वो अपनी किसी की हेल्प भी ले सकता है समस्या समाधान के लिए, और वो जो है खुद भी कर सकता है। आप खुद जैसे कहते हैं सेल्फ स्टडी करते हो, तो सेल्फ स्टडी से क्या अधिगम होता नहीं होता, भी होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है क्लियर आंसर नहीं दे रहा है। ऐसे ही प्रयोजन, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो किसी की हेल्प ले भी सकते हो और खुद भी बना सकते हो, तो यहाँ पे भी क्लियर आंसर नहीं है। ये कह रहा है कि गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि गाइडेड का मतलब है कि उसको निर्देशित किया जाता है, उसको मार्गदर्शन दिया जाता है तब वो डिस्कवरी करता है। तो यहाँ पे वो टीचर की हेल्प लेता है किस्म से। तो ये इसका आंसर जो है क्या है, सेकंड है। आगे है बालक के लक्षण, जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है और सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता, और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे कारण क्या है। तो ये कह रहा है कि बालक के लक्षण, बालक में ऐसे सिम्टम आ जाए कि वह किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, तो वो मतलब कि और आवेगपूर्ण क्रिया करता है, यानी कि हमेशा जो है गुस्से में रहता है, इंपल्सिव रहता है, और जब आदमी गुस्से में होगा तो सीधी सी बात है वो किसी चीज पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, और ना ही वो सामाजिक नियमों की परवाह करता है। और कुंठा के समय, यानी जब फ्रस्ट्रेशन होती है उसे, तो वो जो है थोड़ा सा हॉस्टाइल भी हो जाता है, हॉस्टिलिटी का मतलब थोड़ी सी दुश्मनी भी रखता है, और अनाप शनाप बोलने लग जाता है। ये है, तो वो किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये कह रहा है कि अवधान न्यूनता अतिक्रियता विकार के कारण, यानी ये विकार लिए किस्म से डिसेबिलिटी लीजिए है। तो यहाँ पे क्या, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये है। आगे कह रहा है मंद अधिगम करता है वो, क्योंकि बच्चा जो है मंद अधिगम करता है, स्लो लर्नर है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। मानसिक मंदता के कारण मेंटल रिटार्डेशन, तो मेंटली जो है रिटार्ड है वो इस वजह से, यानी मंदबुद्धि एक किस्म से कह लीजिए। और जो स्मृति लोपन के कारण है, यानी कि उसकी जो है याददाश्त कम हो गई है इस वजह से। तो ये चार कारण बोले हैं। तो किस वजह से ऐसा करा होता है,
तो गाइस यहाँ पे वो स्मृति की वजह से नहीं है, वो क्या है कि हाइपर एक्टिव हो गए। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे ये करना, फिर वो कर नहीं पाते, किसी वजह से वो कर नहीं पाते उस काम को। तो वो क्या है कि उसके अंदर एक्साइटमेंट तो इतनी ज्यादा थी कि मैं ये करूँ वो करूँ, और उस लेवल पे वो कर नहीं पाता, फिर वो क्या है कि वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो इसलिए नहीं कि वो स्लो लर्नर है, इसलिए कि उसके अंदर जो है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा आ गई है। तो एक्साइटमेंट का मीनिंग है हाइपर एक्टिविटी, डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी, यानी अति सक्रियता। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना भी एक किस्म से क्या है गाइस, यानी एक काम को देख के, जैसे आपने देखा कोई नई बुक लेके आओ तो आप पूरी रात उसको पढ़ते रहो अगले 6 महीने तक, फिर उसको हाथ भी ना लगाओ। तो वो क्या है, वो ज्यादा किसी चीज के लिए जो होना, एक्टिव होना या जो है एक्साइटमेंट शो करना, वो भी गलत है। तो हाइपर एक्टिविटी है तो ये विकार आ जाता है, उससे क्या होता है फिर वो अटेंशन नहीं कर पाता, तो चीजों को जितनी जल्दी पकड़ता है उतनी जल्दी छोड़ता है। तो मंद बुद्धि होगा तो उसके समय ये नहीं होगा कि मुझे अब गुस्सा करना ही है, तो मंद बुद्धि है, स्लो लर्नर है, तो वो उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती है, तो आवेग नहीं आता है स्लो लर्नर के अंदर। तो इसका आंसर जो है गाइस क्या है, फर्स्ट रहेगा।